सीपीटी की आज की क्लास में सभी विद्यार्थियों का पुनः बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो मैं आशा करता हूं कि आप सब लोग स्वस्थ होंगे और प्रसन्न भी होंगे। प्रसन्न इसलिए होंगे क्योंकि आप लोग व्यायाम कर रहे होंगे और पढ़ाई लिखाई भी कर रहे होंगे, अध्ययन भी कर रहे होंगे, और इन सबको मिलाकर ही प्रसन्नता का विषय बनता है। So always remember please that you must exercise well as you must study hard, and both of these factors will always keep you in good health and spirit. अब जहाँ तक आज के विषय के बारे में बात है, अगर आपको याद हो, हमने पिछले टर्न पर आपसे बात किया था सीपीटी के थर्ड यूनिट के बारे में, है ना, जिसमें लिबरलिज्म है, लिबर्टेरियनिज्म है, उसमें कार्ल पॉपर है, रॉबर्ट नॉजिक है, फ्रेडरिक हेयक है और साथ साथ जॉन रॉल्स है। पिछले टर्न पर हमने आपको पिछले वीडियो लेक्चर में यू मस्ट हैव गॉट सम आइडिया ऑफ व्हाट आई वाज ट्राइंग टू टेल यू। हमने आपको बताया था कि लिबरलिज्म क्या है और लिबर्टेरियनिज्म क्या है। मेरा पिछला लेक्चर आप फॉलो करेंगे तो परहैप्स यू विल रिफ्रेश योर ओन मेमोरी एंड दैट विल गिव यू अ बैकग्राउंड ऑफ हाउ टू कनेक्ट लिबरलिज्म विद लिबर्टेरियनिज्म। फिर भी एक बार बहुत संक्षेप में मैं बता दूं कि लिबर्टेरियनिज्म क्या है। लिबरलिज्म हमने बताया था आपको कि 17वीं शताब्दी से ये विचारधारा उदित होती है विद जॉन लॉक, ट्रू ट्रीटाइजेस ऑन सिविल गवर्नमेंट्स। जॉन लॉक के समय से ही हम विशेष रूप से उदारवाद की उत्पत्ति की हम खोज करते हैं, एंड देयरफॉर लॉक इज राइटली कॉल्ड एज द फादर ऑफ लिबरलिज्म। और उसके बाद से लिबरलिज्म के कई वेरिएंट्स हमारे सामने आए। लेज़े फेयर आया, यानी द थ्योरी ऑफ नॉन इंटरवेंशन, राज्य को व्यक्ति के कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए या कम से कम हस्तक्षेप करना चाहिए। मिनिमम इंटरवेंशन ऑफ द स्टेट इन द इंडिविजुअल्स अफेयर्स, तो इसको कहा गया लेज़े फेयर। लेज़े फेयर का मतलब है अहस्तक्षेप की नीति, और इसी को ही नेगेटिव लिबरलिज्म का नाम दिया गया। बाद में ये आगे चलकर लगभग 100 वर्षों के बाद ये धीरे धीरे परिवर्तित होने लगा पॉजिटिव लिबरलिज्म में, क्योंकि बेंथम और जॉन स्टुअर्ट मिल ने जो विचारधारा दिया उसमें कहीं कहीं पॉजिटिव लिबरलिज्म भी था और उसमें कहीं कहीं नेगेटिव लिबरलिज्म भी था। लेकिन स्पष्ट रूप से जो सकारात्मक उदारवाद का दर्शन देखने को मिलता हमको वो है थॉमस हिल ग्रीन के विचारधारा में, और 20वीं शताब्दी में आकर हेरोल्ड लास्की के पुस्तक में द ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स में, और उसका आना अनेक लेख किताबों में, और साथ साथ जो उसने जो भी लेखन किया उस सब में हमको सकारात्मक उदारवाद की विचारधारा देखने को मिलती है। सो हेरोल्ड लास्की इज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट स्पोक्सपर्सन्स ऑफ पॉजिटिव लिबरलिज्म। ऑल्दो लास्की हैज बीन क्रिटिसाइज्ड एज अ पर्सन with not very fixed kind of ideology और philosophy। लास्की कभी पूंजीवाद के समर्थन में कुछ बोलते नजर आते हैं और कभी वो श्रमवाद के अर्थात लेबर कम्युनिटी के संदर्भ में बोलते हुए दिखते हैं हमको, एंड विद द रिजल्ट ही इज ऑल्सो क्लासिफाइड एज अ सोशलिस्ट थिंकर। तो इसलिए लास्की में दोनों चीज हमको देखने को मिलेगी। खैर, इसके आगे हम आगे बढ़ेंगे तो 20th सेंचुरी का जब समय आता है, देयर वी कैन से जो अमेरिकन प्रेसिडेंट थे रूसवेल्ट, जो ड्यूरिंग द सेकेंड वर्ल्ड वॉर ही वॉज द यूएस प्रेसिडेंट, तो रूसवेल्ट ने अपने यहाँ जो पॉलिसी चलाई, न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म्स की पॉलिसी चलाई, न्यू डील पॉलिसी चलाई, और उसके जो मुख्य सलाहकार थे जॉन मेनार्ड कीन्स, ही वॉज द प्रिंसिपल एडवाइजर to the US president this person Roosevelt, he was the principal advisor Keynes, और उन्होंने ही ये कहा रूजवेल्ट से कि यदि आप सकारात्मक उदारवाद का स्वरूप नहीं चेंज करेंगे, यानी राज्य का स्वरूप नहीं चेंज करेंगे, और राज्य का स्वरूप कैसे परिवर्तन करेंगे जब राज्य अधिक कल्याणकारी कार्य करने लगे, सो यू मस्ट अडॉप्ट सर्टेन वेलफेयर पॉलिसीज बाय द गवर्नमेंट, because that is very important to counter the growing influence of Marxism। क्योंकि हम जानते हैं कि 20वीं शताब्दी के आरंभ से लेकर लगभग 1930 तक, 35 तक, या अब तक 40 तक कह लीजिए, देयर वॉज ग्रेट इन्फ्लुएंस ऑफ मार्क्सिज्म एज वेल।
क्योंकि रूस की क्रांति 1917 में हो चुकी थी और साथ साथ देयर वाज स्प्रेड ऑफ कम्युनिज्म इन मोस्ट ऑफ द ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज। यूरोप के पूर्वी देशों में, कई देशों में, पूर्वी यूरोप में, ध्यान रखिएगा पश्चिमी यूरोप ने, पूर्वी यूरोप के देशों में जैसे पोलैंड था, बुल्गारिया, रोमानिया, यूगोस्लाविया, चेकोस्लोवाकिया, ये ऐसे इस प्रकार के बहुत सारे राज्य थे जहाँ पर मार्क्सवाद का प्रसार बढ़ता चला गया और पूर्वी यूरोप के इन देशों में मार्क्सवादी या साम्यवादी सरकारों का गठन हुआ। इसलिए कीन्स ने ये रूजवेल्ट को ये सलाह दिया कि अब ये समय आ गया है कि जब आपको अधिक से अधिक कल्याणकारी कार्य करना होगा आपकी सरकार को, और राज्य का स्वरूप इस तरह से दिखना चाहिए कि वो लोक कल्याणकारी राज्य है। तभी आप मार्क्सवाद को आप काउंटर कर पाएंगे, साम्यवाद का तभी आप चुनौती सामना कर पाएंगे और साथ साथ जनता की उम्मीदों को, आकांक्षाओं को पूर्ण कर पाएंगे, क्योंकि दूसरे विश्व युद्ध में बहुत ज़्यादा धन हानि हुई थी। There was immense loss of life and property. So in order to overcome the damage that was done during the Second World War to the life and property of the people, as well as to counter the growing communist influence, it was Keynes advised Roosevelt to adopt certain welfare policies. That certain welfare policies should be adopted by the government. और इसीलिए ये थोड़ा स्वरूप हमें बदलता वहाँ पर दिखता है। Sorry, I am having tea because since morning I have not been able to take tea. Kindly excuse me. तो अब देखते हैं उसके बाद जब ये राज्य का बढ़ता हुआ स्वरूप दिखने लगा हमको कल्याणकारी, और अमेरिका और इंग्लैंड के लिए तो बड़ा आश्चर्य का विषय था कि वहाँ पर राज्य तो कभी इतना सक्रिय हुआ ही नहीं था। इसलिए ऐसे समय में जब राज्य बहुत ज़्यादा सक्रिय होने लगा तो कुछ ऐसे भी विचारक थे जिसे हम कहते हैं जो कंजर्वेटिव फिलोसफर्स थे। उन्होंने इस बात को देखा चुनौती के रूप में कि अमेरिका तो पूंजीवाद का गढ़ है, अमेरिका तो बिजनेस हब है, उस समय भी हुआ करता था। इसलिए उन्होंने कहा कि इस प्रकार की कार्यशैली को ज़्यादा दिनों तक नहीं चलाना चाहिए अमेरिका के द्वारा। उन्होंने कहा जब तक आप निजी श्रम को, अर्थात जब तक आप प्राइवेट कैपिटल को आप स्थान नहीं देंगे, निजी पूंजी को जब तक आप स्थान नहीं देंगे, सम्मान नहीं देंगे, उसको और अधिक स्वतंत्रता नहीं देंगे, तब तक संभवतः आप अमेरिका को आगे नहीं बढ़ा पाएंगे। इसलिए कुछ ऐसे विचारक हुए उस समय, है ना, जो उस समय ऐसे विचारक हुए थे। हमने पिछली बार भी बताया था, फिर बता रहे हैं हम कि उस समय जैसे फ्रेडरिक हेयक थे, फ्रेडरिक हेड F.A. हेयक कहते हैं, फ्रेडरिक हेयक, दूसरे थे रॉबर्ट नॉजिक और तीसरे थे मिल्टन फ्रीडमैन। तीन ऐसे विचारक थे और साथ साथ कार्ल पॉपर भी था। इन तीनों के विचारधाराओं को, जो उन्होंने विचारधारा, जिस तरह से उन्होंने राज्य के स्वरूप का समीक्षा किया, परीक्षण किया, उससे उदारवाद का एक नकारात्मक स्वरूप सामने आने लगा और इसको कहते हैं लेज़र फेयर। अगेन द लेज़र फेयर केम बैक इन अमेरिका वंस अगेन। पहले भी था, पहले तो खैर उस समय अमेरिका स्वतंत्र देश नहीं था जब लेज़र फेयर इंग्लैंड में आधारशिला रखी गई इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के दौरान ड्यूरिंग द 17th सेंचुरी। लेकिन इस समय लेज़र फेयर का पुनः जन्म होता है 1940 के बाद से, और इसके प्रिंसिपल जो स्पोक्स पर्सन है, प्रमुख जो वक्ता हैं, वो मिल्टन फ्रीडमैन है, हेयक है और साथ साथ रॉबर्ट नॉज है। तो तीन नामों को आपको विशेष रूप से याद रखना है। इन तीनों की जो विचारधारा थी वो ये थी कि राज्य को कम से कम काम करना चाहिए, दैट द स्टेट शुड परफॉर्म मिनिमम फंक्शंस, कम से कम राज्य के द्वारा कार्य किया जाना चाहिए, एंड मोर लिबर्टी, मोर ऑटोनॉमी ऑफ वर्क शुड बी गिवन टू द इंडिविजुअल्स, टू द इंडिविजुअल एंटरप्रेन्योरशिप। व्यक्तियों को अधिक से अधिक स्वतंत्रता दिया जाना चाहिए, स्वायत्ता दिया जाना चाहिए, वो अधिक से अधिक कार्य कर सकें, राज्य का हस्तक्षेप मिनिमम रहना चाहिए, और व्यक्तियों की उद्यमशीलता को ज़्यादा बढ़ावा देना चाहिए, एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ाना देना चाहिए। उद्यमशीलता क्या होती है? व्यक्तियों को आगे आने का मौका मिलना चाहिए। और इसलिए उन्होंने ये कहा कि अगर ऐसा नहीं किया जाएगा तो अमेरिका ध्वस्त हो जाएगा, यानी इकोनॉमिकली इट वुड कोलैप्स, क्योंकि दिस इज नॉट द ट्रू नेचर ऑफ अमेरिका टू अडॉप्ट
to see the growing activities of the state. ये तो समाजवादी राज्यों में होता है कि जहाँ पर राज्य ने सब कुछ कर लिया, वहाँ के स्कूल के एडमिशन भी वो करा रहा है, तो बसें भी वो चलवा रहा है, तो रेलवे भी चलवा रहा है, बिजनेस भी करवा रहा है। उसने कहा ये स्वरूप नहीं होना चाहिए राज्य का, और राज्य का स्वरूप है लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना, व्यक्तियों के पारस्परिक झगड़ों को निपटाना, और साथ साथ कॉन्ट्रैक्ट को जो निजी व्यक्ति, जो प्राइवेट इंडिविजुअल्स आपस में समझौता करते हैं, उस समझौते को अक्षुण्ण रखना, यानी कोई समझौते को वायलेट ना कर पाए। तो अर्थात जो व्यक्तियों में आपस में समझौते होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, उस समझौते को देखना कि वो ठीक तरह से चलता रहे, लोग आपस में लड़े झगड़े नहीं। सो दीज वर द प्रिंसिपल टास्क ऑफ द स्टेट, है ना। इसलिए उन्होंने कहा यह राज्य का प्रमुख कार्य है। राज्य का कार्य नहीं है कि आप बाजार को आगे बढ़ाइए, तो आप बसें और ट्रक चलवाइए। दिस इज नॉट द टास्क ऑफ द स्टेट। द टास्क ऑफ द स्टेट इज वेरी नेगेटिव फंक्शंस, और नेगेटिव फंक्शंस में नंबर 1 लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना, नंबर 2 टू प्रोटेक्ट द स्टेट फ्रॉम एक्सटर्नल अटैक्स। जो पहले जो लेज़े फेयर के प्रोटोगेनिस्ट या समर्थक जो पहले बोलते थे, वही अब भी वही कार्य बता रहे हैं। पहले भी ये बोला जाता था, राज्य में शांति व्यवस्था बनाए रखना ये सरकार का, यह राज्य का काम है। राज्य पर कोई बाहरी आक्रमण ना करे, ये भी राज्य का कार्य देखना, राज्य को ये भी देखना है। साथ ही साथ अब जो अब एक कंडीशन जुड़ गई, वो ये था, ये जो इन तीनों के द्वारा जो जोड़ा गया कि राज्य के जो लोग आपस में व्यापार करते समय जो संधि तो नहीं, समझौते जो करते हैं, उन समझौतों को पूरी तरीके से पालन किया जाना चाहिए व्यक्तियों के द्वारा, और यदि व्यक्ति उसको नहीं निभाते हैं तो राज्य को सुलझाना होगा, उसकी अदालतें होंगी, है ना, उसके अपने इन्फोर्समेंट मैकेनिज्म होगा कि किसी व्यक्ति के साथ कोई अनफेयर ट्रेड मैकेनिज्म ना हो, अनफेयर ट्रेड रूल्स ना कोई अडॉप्ट करे। इसलिए राज्य का काम यह है। तो राज्य का काम राज्य में संतुलन बनाए रखना है, चाहे लॉ एंड ऑर्डर हो, चाहे पीस हो, ट्रैंक्विलिटी हो, चाहे कॉन्ट्रैक्ट हो, चाहे प्रॉपर्टी हो, ये सारे कार्य राज्य के हैं, है ना। इसलिए राज्य का कार्य ये नहीं है कि वो लोगों की शिक्षा का प्रबंध करे, कि वो राज्य या सरकार परिवहन की व्यवस्था करे, ये राज्य का कार्य नहीं है। राज्य का कार्य जो हमने बताया वो ये है। खैर, इसके बारे में और हम बाद में बात करेंगे, लेकिन यहाँ पर थोड़ी सी और बात बता दें कार्ल पॉपर के बारे में। पिछली बार भी हमने आपको कार्ल पॉपर के बारे में बताया था। इसकी 3 पुस्तकें हैं, पिछली बार भी बताया था। द लॉजिक ऑफ साइंटिफिक डिस्कवरी, दिस इज नंबर 1 बुक। 1934 में ये पुस्तक लिखी गई थी। 1934 में ये पुस्तक लिखी गई थी, द लॉजिक ऑफ साइंटिफिक डिस्कवरी। दूसरी पुस्तक जो उसने लिखा वो था द ओपन सोसाइटी एंड इट्स एनिमीज। द ओपन सोसाइटी एंड इट्स एनिमीज 1945 में ये पुस्तक आई। खुला समाज और उसके शत्रु, खुला समाज और उसके शत्रु। और तीसरी पुस्तक जो उसने लिखा था, जो इंपॉर्टेंट जो बुक है, लिखा तो और भी बहुत कुछ है, द पॉवर्टी ऑफ हिस्टोरिसिज्म। द पॉवर्टी ऑफ हिस्टोरिसिज्म, हिंदी में हम कहेंगे इतिहासवाद की निर्धनता। इतिहासवाद की निर्धनता, द पॉवर्टी ऑफ हिस्टोरिसिज्म और द पॉपरिज्म ऑफ हिस्टोरिज्म। और ये पुस्तक आई थी 1957 में, 1957 में। सो ये 3 पुस्तकें आपके राजनीति शास्त्र की यानी कंटेम्प्रेरी सीपीटी के दृष्टिकोण से ये महत्वपूर्ण है ना। एंड लेट मी टेल यू, कार्ल पॉपर इज अ वेरी इंटरेस्टिंग फिलोसफर, और इसने राज्य के भी कुछ बड़ी महत्वपूर्ण बात बताई थी, पहले भी हमने बताई थी। तो चलिए थोड़ी सी और बात कर लेते हैं उसके आगे जो हमने बात किया था। और वो ये बात है कि जब हम बात करते हैं द पॉवर्टी ऑफ हिस्टोरिसिज्म के बारे में थोड़ी बात कर लें, अर्थात इतिहास की निर्धनता है क्या ये, व्हाट इज द पॉवर्टी ऑफ हिस्टोरिसिज्म। इतिहास को कैसे वो निर्धन मानता है। 1957 की किताब है, 1957 की। देखिए, कार्ल पॉपर का ये मानना है कि विचारों के इतिहास में, इन द हिस्ट्री ऑफ पॉलिटिकल थॉट, देयर हैव बीन सर्टेन big philosophers who have prophesied the course of human history, who have sought to tell that what would be the laws of social development, कि सामाजिक विकास के नियम क्या होंगे, उन्होंने ये बताने का प्रयास किया है।
समाज किन नियमों से आगे चलेगा और आज के समाज नहीं, ये समाज आगे आने वाले सालों तक कैसे चलेगा, 100 साल, 200 साल, 500 साल, 600 साल, 1000 साल, तो इतना लंबा इतिहास के बारे में भी उन्होंने, जिसे कहते हैं द लॉज ऑफ सोशल डेवलपमेंट, डिस्कवर करने की बात कही। यानी उन्होंने भविष्य के इतिहास को पूर्व के इतिहास के आधार पर भविष्यवाणी करने की उन्होंने प्रयास किया है ना। यानी आगे का कैसा मानव समाज होगा। कुछ ऐसे विचारक थे, कार्ल पॉपर ने कहा 3 ऐसे प्रमुख विचारक थे। पहला है प्लेटो, द फर्स्ट इज प्लेटो, जिनका जन्म लगभग 478 से 300 ऐसे ही कुछ था, है ना। ड्यूरिंग द 4th century BC ही वॉज देयर। तो पहला नाम आता है प्लेटो का। प्लेटो के बाद नाम आता है हीगल का। 1771 से 1830 लगभग यही उसका जीवन काल था। हीगल, जर्मन जो फिलोसफर था हीगल। और तीसरा है मार्क्स, कार्ल मार्क्स, जिनका जन्म 1818 से लेकर 1883 तक है, 1818 टू 1883। ये 3 ऐसे प्रमुख विचारक हैं राजनीतिक दर्शन के इतिहास में, जिनको कार्ल पॉपर कहता है। इन्होंने राजनीतिक विचारों के इतिहास को प्रिडिक्ट करने का प्रयास किया, फोरकास्ट करने का प्रयास किया। पहले कहता प्लेटो। प्लेटो ने, पॉपर ने कहा कि प्लेटो ने यह बताने का प्रयास किया कि उसका जो वर्तमान समाज था उसमें क्या कुरीतियां थी, उसको सही करने की बात कही। यहां तक तो कहता वो ठीक बात है। आइडियल सिस्टम ऑफ एजुकेशन के बारे में बात किया, जस्टिस के कंसेप्ट के बारे में बात किया और तमाम चीज़ों। लेकिन प्लेटो ने पॉपर के अनुसार कहाँ गलती किया। कहता प्लेटो ने एक ऐसे समाज की कल्पना किया जो समाज केवल उसके वर्तमान समाज तक, वर्तमान समय तक नहीं रहेगा, बल्कि आगे आने वाले दशकों तक, शताब्दियों तक वैसे ही समाज चलेगा। जैसे उसने कहा कि जो आइडियल सिस्टम ऑफ एजुकेशन के बारे में बात करता है, आदर्श शिक्षा व्यवस्था के बारे में बात करता है, और आदर्श शिक्षा व्यवस्था में उसने केवल 2 ही या 3 वर्गों को रखा है। उसमें जो रूलिंग क्लास है या मिलिट्री क्लास है, जो उसमें उस शासक वर्ग से उसने महिलाओं को अलग कर दिया, सामान्य जनता को अलग कर दिया परीक्षा का आधार बनाकर, और उसने एक ऐसी एजुकेशन सिस्टम की कल्पना किया कि जो आगे तक वो चलती रहेगी, दशकों तक, शताब्दियों तक चलती रहेगी, और उसके आधार पर, और जो उस समय उसने ये एजुकेशन का सिस्टम दिया, शिक्षा प्रणाली दिया, उसके आधार पर एक दार्शनिक राजा की खोज हो सकेगी और स्थापना हो सकेगी। He prophesied the institution of a philosopher ruler, and that philosopher ruler will be gotten from a typical type of education system that will determine what kind of ruler should be there in a society, and that ruler would be called as a philosopher ruler. अब कार्ल पॉपर कहता है, देखिए आपने ये जो शिक्षा व्यवस्था दिया, क्या उस शिक्षा व्यवस्था को सभी समाज स्वीकार कर पाएंगे? आपने महिलाओं को अपनी शिक्षा व्यवस्था से बाहर कर दिया, सामान्य जनता को शिक्षा व्यवस्था से बाहर कर दिया, यानी बहुत पार्शियल। और सबसे बड़ी बात कहता है, देयर इज नो मूवमेंट, देयर इज नो मोबिलिटी। आज जो शासक वर्ग में है वो हमेशा शासक वर्ग में रहेगा, और जो शासन वर्ग में नहीं आ पाया, ही विल बी कंडम्ड टू रिमेन आउट ऑफ द रूलिंग क्लास और द गार्जियन क्लास। एक बार जो जहां जिसको मिल गया बस वो पकड़ के बैठ जाएगा, उसमें कोई दूसरा। और जैसे सर्कुलेशन ऑफ एलिट्स के बारे में परेटो जो बात करता है, सर्कुलेशन ऑफ एलिट्स, जो इटालियन थिंकर विल्फ्रेडो परेटो जो कहता है कि अभिजनों की आपके लिए साइक्लिक मूवमेंट होती है, गतिशीलता होती है। द हिस्ट्री इज द ग्रेवयार्ड ऑफ अरिस्टोक्रेसी, जैसे वो कहता है, हिस्ट्री इज द ग्रेवयार्ड ऑफ अरिस्टोक्रेसीज, अर्थात इतिहास क्या है? राजतंत्रों की कब्रिस्तान है। परेटो ने कहा कि
इतिहास क्या? इतिहास राजतंत्रों की कब्रिस्तान है। आज जो शासक है कल वो शासक के पद से उतर के किनारे हो जाएगा। जो अभी तक शासित वर्ग है अब वो शासक वर्ग में आ जाएगा। इसी तरह जो आज शासक वर्ग है वो भी साइडलाइन हो जाएगा कुछ समय बाद, फिर कोई नहीं आ जाएगा। इस तरह से साइक्लिक मूवमेंट चला करता है। राजा लोग तो आते हैं, जाते हैं, मर जाते हैं। इसीलिए कहते हैं हिस्ट्री इज अ ग्रेवयार्ड ऑफ अरिस्टोक्रेसी। राजतंत्रों का कब्रिस्तान है इतिहास। लेकिन प्लेटो इस बात को स्वीकार नहीं करता है। इसलिए कहता है कि कार्ल पॉपर ने कहा प्लेटो ने पूरे इतिहास को किसी एक सूत्र में बांधने का प्रयास किया। बट दिस इज नॉट द ट्रू कोर्स ऑफ हिस्ट्री। इतिहास इन चीज़ों से नहीं निर्धारित होता है। आप करेंगे इस तरह से निर्धारित तो क्या हो जाएगा? हिस्ट्री तो एकदम कंगाल पड़ जाएगी। जो पहले जो घटा है क्या वो आगे भी घटेगा? आगे 10 साल आगे क्या 100 साल बाद भी वही चीज़ पुनरावृत्ति होगी? कुछ चीज़ों को आप छोड़ दीजिए, लेकिन सामान्य रूप से वो चीज़ें दोबारा नहीं देखने को मिलती हैं। बट इफ यू ट्राई टू फोरकास्ट द डेवलपमेंट ऑफ द हिस्ट्री of the next 500 years or maybe 700 years or 1000 years is simply unacceptable. इसलिए कहता है ये उसने क्या किया? एक टोटलिटेरियन सोसाइटी को बनाने का प्रयास किया। एक सर्वाधिकारवादी समाज, सब कुछ राज्य ही करेगा, राज्य परिवार को समाप्त कर देगा, राज्य वैवाहिक पद्धति को समाप्त कर देगा, यानी जो शासक वर्ग है उसके लिए कुछ नहीं रहेगा। इस तरह से राज्य के द्वारा जो कार्य किया जाएगा वही पूरा आगे आने वाले अनेक वर्षों तक वो सारी चीज़ें चला करेंगी। इसलिए वो प्लेटो को कहता है कि आपने सुना होगा, ऐसे भी कई विचारकों ने कहा है कि दैट प्लेटो इज द फर्स्ट फासिस्ट थिंकर। अर्थात प्लेटो सबसे पहला फासिस्ट कह ले फांसीवादी विचारक है। यानी सत्ता के आधार पर, ताकत के आधार पर वो समाज चलाने की बात करता है। राज्य को इतना शक्तिशाली होना चाहिए। अब दूसरे एग्जाम्पल पर आइए जो कार्ल पॉपर कहता है हीगल के बारे में। हीगल ऑल्सो क्लेम्ड दैट जर्मनी इज द चोजन कंट्री बाय द गॉड वेयर गॉड विल डिसेंड वन डे। पॉपर ने कहा कि हीगल एक ऐसा विचारक था जिसने इस बात की भविष्यवाणी किया कि दैट जर्मनी इज द अल्टीमेट डेस्टिनेशन ऑफ द गॉड, कि जर्मनी एक वो देश है जो जहां पर ईश्वर का अवतरण होगा, जहां पर गॉड विल डिसेंड ऑन द लैंड ऑफ जर्मनी। इसलिए जर्मन स्टेट इज अ प्यूरिटन स्टेट। जर्मनी क्या है? एक पवित्र देश है, एक होली कंट्री है। और कहता है द एंटायर ह्यूमन सिविलाइजेशन कैन सी इट्स अल्टीमेट इन द जर्मन सिविलाइजेशन। जर्मनी की सभ्यता में ही पूरी दुनिया की सभ्यता समाहित हो जाएगी। दैट इज जर्मनी विल बी द अल्टीमेट। और इसीलिए वो जीस्ट की कल्पना करता है। जीस्ट, GEIST, जीस्ट यानी वर्ल्ड स्पिरिट, विश्वात्मा के बारे में बात करता है। विश्वात्मा क्या है? जीस्ट का इट इज द गॉड। जो साधारण सामान्य शब्दों का ये गॉड है, अर्थात ईश्वर है, जहां पर पदार्पण होगा। इसलिए वो कहता है कि उसने तो हीगल ने पूरा इतिहास को ही अपने तक सीमित कर दिया, जर्मन स्टेट तक सीमित कर दिया। पहले से लेकर आज तक और आगे तक जर्मनी विल हैव द अथॉरिटी टू रूल ओवर द वर्ल्ड। जर्मनी के पास पूरी दुनिया पर शासन करने की सत्ता होगी और यही सबसे होली एम्पायर होगा, होली स्टेट होगा। यहाँ की जनता ही सबसे उन्नत नस्ल के होंगे। तो वो जो उसकी थीसिस है बिकमिंग और नॉट बिकमिंग, और इस तरह से जो वाद और प्रतिवाद और संवाद वाली जो मार्क्स ने जो बाद में कहा, वो इस तरह की भाषा का प्रयोग पहले ही जर्मनी कर चुका था। इसलिए पॉपर ने कहा ये बहुत अनुचित है ये कि इस प्रकार की ये क्या है। उसने कहा आप तो पूरे जर्मन स्टेट को आपने इतनी शक्ति दे दिया है कि वो व्यक्तियों का जीवन उसके आगे शून्य हो जाता है। दैट द स्टेट इज नॉट फॉर इंडिविजुअल्स बट द इंडिविजुअल्स आर फॉर द स्टेट। हम लोग जैसे कहते हैं ना लोकतंत्र, क्या लोकतंत्र में तो राज्य व्यक्तियों के लिए होता है, ना कि व्यक्ति राज्य के लिए होता है। द स्टेट इज अ मीन्स एंड द इंडिविजुअल इज एन एंड। राज्य मात्र एक साधन है और व्यक्ति साध्य है। दैट द अल्टीमेट गोल इज द इंडिविजुअल। ये आधुनिक लोकतंत्र है, या जो हम उदारवादी चिंतन जिसे कहते हैं।
लेकिन हीगल ने इस बात को नहीं माना, उसने इसका विपरीत किया। उसने कहा द स्टेट इज एन एंड इन इट सेल्फ, राज्य अपने आप में साध्य है। इंडिविजुअल्स आर बॉर्न फॉर द स्टेट। एनीवन हु इज अनेबल टू लिव इन अ सोसाइटी इज ईदर अ बीस्ट और गॉड। ये तो पहले उसने बोला था, अरिस्टोटल ने बोला था। लेकिन बाद में आकर मसोलिनी ने, अगर आपको याद हो, पढ़ा हो, एवरीथिंग विद इन द स्टेट, नथिंग आउटसाइड द स्टेट एंड नथिंग अगेंस्ट द स्टेट। एवरीथिंग विद इन द स्टेट, नथिंग आउटसाइड द स्टेट एंड नथिंग अगेंस्ट द स्टेट। यानी सब कुछ है, वो सब राज्य में है, राज्य के बाहर कुछ भी नहीं है और न राज्य के विरुद्ध कुछ हो सकता है। ये मसोलिनी ने कहा था, इसलिए उसको फासिस्ट की संज्ञा दी गई। और इसी तरह से हीगल ने भी कहा, उसने राज्य को एक उपासना के स्तर तक पहुंचा दिया, एक डिविनिटी के स्तर तक पहुंचा दिया। मसोलिनी और हीगल में यही डिफरेंस है कि मसोलिनी डज नॉट इन्वोक स्टेट एज अ डीटी। मसोलिनी ने राज्य को किसी देवी या देवता के स्तर पर नहीं उसको तुलना किया, बल्कि उसने राज्य को एक शक्तिपुंज के रूप में देखा। इट इज अ पावर सिस्टम। और हीगल ने उसको, राज्य को बताया एक शक्तिपुंज है, लेकिन उसको एलिवेट कर दिया, उसको स्वरूप दे दिया ईश्वर का। और जैसे व्यक्ति अपनी पूर्ण आस्था ईश्वर में रखते हैं, पूर्ण समर्पण ईश्वर के प्रति रखते हैं अपने निजी जीवन में, अपने व्यक्तिगत जीवन में, उसी प्रकार से व्यक्ति भी राज्य को ईश्वर मानते हुए पूरी आस्था और पूरा समर्पण राज्य में, राज्य को अपना सर्वस्व त्याग दे। इंडिविजुअल शुड रिनाउंस देमसेल्फ, शुड रिनाउंस एवरीथिंग टू द स्टेट, their own individual self as well as their what you say, their belief, their trust, their commitment, their accountability, their responsibility, everything should be surrendered to the state, and the state is not a normal state but a divine state. इसलिए कार्ल पॉपर ने कहा, आपने क्या किया, आपने एक सर्वसत्तावादी समाज को बनाया। You created a very totalitarian state, an all-powerful state, where individuals have no meaning, where only one thing has meaning, and that is the state. इसलिए उसने कहा, इन्होंने इतिहास को क्या करा, एक निश्चित दायरे में बांध दिया और कहा कि इसी नियम के अनुसार आगे तक पूरा दुनिया चलेगी। प्लेटो ने जो अपने जो लॉस, सोशल लॉस के बारे में बात किया, सोशल लॉस क्या है, अगर दार्शनिक शासक होगा राज्य में, आपके राज्य में, सोसाइटी में, तभी वो देश आगे चलेगा और इस तरह से इतिहास आगे चलता जाएगा। बिना दार्शनिक के सब बेकार है, बिना दार्शनिक शासक के सब बेकार है। इसी तरह से प्लेटो ने, हीगल ने भी कहा, अगर आप राज्य को ईश्वर के समतुल्य नहीं देखते हैं तो आपका राज्य नहीं रहेगा और फ्यूचर कोर्स ऑफ हिस्ट्री भी समाप्त हो जाएगा। और इसी तरह वो कार्ल मार्क्स को कहता है। कार्ल मार्क्स भी, ही वॉज ऑल्सो प्रोपोनेंट ऑफ अ डिटर्मिनिस्ट स्टेट। डिटर्मिनिस्ट स्टेट अर्थात नियतिवाद, अवश्यंभावी या नियतिवाद, यानी ऐसा होकर ही रहेगा, दिस विल हैपन, है ना। उसने कहा कि दिस विल हैपन लाइक दिस। ये मार्क्स का मानना था कि फ्यूचर कोर्स ऑफ हिस्ट्री को मार्क्स प्रेडिक्ट करता है। और आप जानते हैं जो हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म है, ऐतिहासिक द्वंद्ववाद जो है, इतिहास का जो वो निरूपण करता है कि 5 स्टेजेस से होकर राज्य गुजरता है, स्टार्टिंग फ्रॉम द प्रिमिटिव स्टेट, देन कमिंग डाउन टू द स्लेव स्टेट, देन टू द फ्यूडल स्टेट, उसके बाद डिक्टेटरशिप ऑफ द प्रोलिटेरिएट, और 5वां होगा द कम्युनिस्ट स्टेट और कम्युनिज्म। उसने कहा 5 चीज़ों के आधार पर उसने पूरे मानव इतिहास को डिफाइन कर दिया। पॉपर ने कहा क्या इसी प्रकार से आप आगे आने वाले वर्षों को आप देखते हैं, हर जगह क्रांति होगी, हर देश और समाज में क्रांति होगी, और वो भी हिंसात्मक क्रांति होगी। Therefore he does not support Marx. He says again it is a totalitarian philosophy. और इन तीनों ने मिलाकर इतिहास को एक ऐसे चीज में बांध के रख दिया कि पूरा इतिहास मानो कि बस इतनी सिंपल सा है। ये इतिहास इतना जैसे सरल, ऐतिहासिक जो नियम होते इतने सरल होते हैं क्या। पॉपर ने कहा नो वन हैज द कैपेसिटी टू प्रिडिक्ट द फ्यूचर कोर्स ऑफ हिस्ट्री। उसने कहा यू मे बिकम वेरी केयरफुल।
A ruler may become a very dedicated, committed ruler. He may set up a very responsible government. अपने निजी जीवन में भी आप देख लीजिए, पॉपर कहता है आप कितना भी क्यों ना प्रयास कर लीजिए, फिर भी कहीं ना कहीं मानव भूल हो जाती है, मानव दोष, मानव त्रुटि हो ही जाती है। इसलिए वो कहता है कि डू नॉट लिव अंडर द इम्प्रेशन कि दैट यू विल बी एबल टू कंटेन एवरीथिंग, यू विल बी एबल टू रूट आउट ऑल द प्रॉब्लम्स ऑफ द सोसाइटी। आप समाज के सारे दुखों को दूर कर देंगे या आगे तक आने वाले समाज को आप एकदम क्लीन कर देंगे, दिस इज नॉट पॉसिबल। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं कि आप नहीं कर पाएंगे। इसलिए समाज, आगे के समाज का प्रेडिक्शन करना तो बहुत दूर की बात है। इसलिए उसने कहा है ये इतिहास को अगर आप इस तरह से आंकेंगे, देखेंगे तो इतिहास तो बहुत गरीब हो जाएगा। देयर इज अ डेफिनेट वैल्यू ऑफ हिस्ट्री। इतिहास का अपना एक महत्व, वैल्यू है। बट इफ यू ट्राई टू एनचेन द हिस्ट्री इन सम काइंड ऑफ फिलॉसफी दैट यू थिंक इट इज राइट, देन परहैप्स इट इज वेरी मच रॉन्ग। तो इसलिए इस पुस्तक में इसका जो सार है ये यही है, द पावर्टी ऑफ हिस्टोरिसिज्म। तो इसको ध्यान में रखिएगा और फर्दर रीडिंग आप करिएगा तो इसी के ऊपर बिल्डअप करिएगा अपना आंसर। सो यू मस्ट प्रिपेयर योर आंसर अबाउट द पावर्टी ऑफ हिस्टोरिज्म। बहुत अच्छा, बहुत इंटरेस्टिंग इट इज अ फिलॉसफी। दूसरी बात जो उसकी पुस्तक है द ओपन सोसाइटी एंड इट्स एनिमीज, जो 1945 में किताब लिखता है। अब इस पुस्तक में उसने क्या लिखा? उसने ये लिखा कि जो हिस्ट्री है, जो 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 एक समाज होता है, अच्छा समाज होता है, वो खुला समाज होता है। खुला समाज जहाँ पर लिबर्टी होती है, जहाँ कम से कम सरकार आपके व्यक्तिगत जीवन में हस्तक्षेप करती है। उसने कहा कि अभी तक तो हम देखते आए हैं बहुत सारे ऐसे विचारक हैं जिन्होंने समाज में एक ऐसी सरकार की स्थापना करने का प्रयास किया जो हमारे जीवन को कुंठित कर देती है। और कहता मार्क्सवाद एक ऐसी सरकार का पोषक है। Marxism is a kind of government that tries to enchain the human action, that tries to bring about a closed society. उसने इतिहास के नियमों का, सामाजिक विकास के नियमों का उसने क्लेम किया, उसने दावा किया, हमने खोज कर लिया है और इस आधार पर हम आगे के समाज की हम स्थापना करेंगे। तो कहता है कि जिस रिवोल्यूशन के बारे में मार्क्सवाद बात करता है, दैट इज वेरी मच मिस्टेकन, दैट इज वेरी मच मिसलीडिंग। उन्होंने कहा समाज ऐसे नहीं बदलते हैं, सोसाइटीज डू नॉट चेंज लाइक दिस बाय रिवोल्यूशन, बाय आर्म्ड रिवोल्यूशन, बाय आर्म्ड स्ट्रगल। परिवर्तन के नाम पर आप इस प्रकार का विभत्स खेल नहीं कर सकते हैं। इसलिए कहते हैं आप खुले समाज के आप दुश्मन हैं। यानी इस प्रकार का जब आप परिवर्तन लाएंगे, खून खराबे से, रक्तपात से लाएंगे और पूरा व्यापक समाज को एक साथ ही एक स्ट्रोक में आप बदलने का प्रयास करेंगे, then you are going to establish a very totalitarian kind of a government. And उसने कहा this is what Marxism talks about. एक पूरी व्यवस्था को समाप्त करके